Sameer ji, have you done any? So astrology is new to how many people don't know astrology at all? देवेंद्र जी, आप लोग समीर जी आप अनम्यूट करके तो मेरे ख्याल से बात कर सकते हैं, वीडियो नहीं खोल सकते तो इज इट सर पॉसिबल? आपका साउंड बढ़ाइए सर, हेलो। थोड़ा हेलो। बहुत स्लो है सर साउंड। हेलो, सुनाई दे रहे? हाँ दे रहा है सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड सबको इवनिंग। मेरा साउंड सबको मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? हाँ, अभी क्लियर आ रहा क्लियर है सर, अभी ठीक। क्लियर है। हाँ तो सर आप कांतिलाल जी आप म्यूट, मैं आपको बोलूंगा अनम्यूट करने के लिए, तब अनम्यूट करिएगा। एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन, बिकॉज क्या होता है कि मैं किसी से बात करूँ आप बीच में बोलेंगे तो फिर वो डिस्टर्बेंस आ जाता है। या प्लीज। तो या समीर जी, आई वॉज टॉकिंग टू यू सर, है। कहाँ यस से सर। बिलोंग करते हैं सर आप? सर मैं फोटोग्राफर हूँ, ऐसे तो मैं एविएशन में था 30 इयर्स। हाँ अभी हाँ। मैं आई डू फोटोग्राफी। हम्म। और इस टॉपिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ट्राई किया। इनफैक्ट काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था। इनफैक्ट मैं बात करने के लिए इसलिए प्रॉब्लम रही, कल मेरे दांत निकाले हैं तो स्वेलिंग है। ओह ओके। तो इनफैक्ट मैं आना वी नहीं विल चाह रहा नॉट था। वी विल नॉट डिस्टर्ब यू मच। नहीं नहीं, मैं आना नहीं चाह रहा था। मैडम ने रिक्वेस्ट की तो मैं बोला ठीक है मैडम, मैं लास्ट टाइम भी मेरा मिस हो गया था आपकी हाँ वर्कशॉप, बट मैं बोला नहीं, इससे मैं तो ज्वाइन करूंगा, जी जी। चाहे कितना भी दर्द हो, बट नहीं आना नहीं, चाह सो रहा था। नाइस, सो काइंड ऑफ यू, सो हम्बल ऑफ यू टू से हाँ। दैट। राइट, थैंक यू आई सर। मे यू गेट रिकवरी, गुड रिकवरी फास्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। या देवेंद्र जी। और ये आज आप क्या कराने वाले हैं, खाली थोड़ा सा बता मैं दीजिएगा। मैं अभी हाँ। बताऊंगा अभी सब। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस कनेक्टिंग विद। थैंक यू सर। एंड कांतिलाल जी, थैंक यू सो मच। यू नो कांतिलाल जी सर पहले से? नहीं सर, वो सीनियर सिटीजन है और अच्छा वो अच्छा आए थे, उनकी इतनी अच्छा 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 इतनी ओके। सारी उनकी इच्छा है, तो उनको देख के मुझे लगा कि उनको थैंक यू बोलना चाहिए। अरे अरे। थैंक्स सर, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सीनियर पीपल विद अस, देयर ब्लेसिंग्स आर मोस्ट रिक्वायर्ड एंड आई थिंक यस। हम लोग उनकी ब्लेसिंग से ही बड़े होते हैं। दैट इज देयर, उनसे ऊपर कोई नहीं है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, दे आर ही इज लाइक अ फादर फिगर। तो आई रिस्पेक्ट हिम दैट वे। आई एम हैप्पी, आई एम रादर, इट इज एनकरेजिंग फॉर मी कि इतने सीनियर लोग हमारे वर्कशॉप में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट इज वेलकम टू यू वंस अगेन सर, एंड वी नीड योर ब्लेसिंग्स फॉर इट। ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र विद्याशंकर जी, आपने, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ सर? देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, भावना जी आपके, भावना जी आप प्लीज अनम्यूट कर, आपने अनम्यूट किया हुआ है आपने तो। हाँ देवेंद्र जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। देवेंद्र जी प्लीज वीडियो खोल के अनम्यूट कर सकते हैं। भावना जी, कैन यू स्पीक टू मी एंड अनम्यूट, ओपन योर वीडियो प्लीज। या नमस्कार भावना जी। मैम आप अनम्यूट करके बात करेंगे, आपने म्यूट किया हुआ। मैम अनम्यूट करेंगे आप, भावना जी? मैम, मैम अनम्यूट कर, अच्छा कहीं मूव कर रहे हैं शायद। ओके। मैम अनम्यूट करेंगे तो बात हो पाएगी आपसे। हाँ जी सर। हाँ जी नमस्कार। कहाँ, नमस्कार सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? विच पार्ट ऑफ? सोनीपत, सोनीपत हरियाणा। ओके। एनी बैकग्राउंड ऑन एस्ट्रोलॉजी और एनीथिंग? हाँ, मैं टैरो करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है। चलो, केपी सीखी थी मैंने, पर प्रैक्टिस नहीं करी। तो चलिए। तो सबसे पहले आप सब लोगों का जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और जो लोग आगे ज्वाइन करेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम निवकेत कपूर है, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं एक रिसर्च माइंडसेट का व्यक्ति हूँ, तो मेरा 90% ऑफ टाइम या 70% ऑफ टाइम रिसर्च के अंदर जाता है।
जो लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे विजिबल नहीं होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम एक कंटेंट बेस्ड कोर्सेज को या सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करें। तो दैट इज़ देयर, सो दैट इज़ माई अप्रोच ऑफ टीचिंग, दैट इज़ माई अप्रोच ऑफ लुकिंग एट अ सब्जेक्ट। जब तक किसी चीज़ की गूढ़ सत्य के अंदर ना पहुंचा जाए, तब तक आपको उसकी तह नहीं मिलती, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो। अगर आपको उसका गूढ़ नहीं पता, हाँ, तो आप उस चीज के तह में नहीं जा पाएंगे। जितने भी लोगों ने, जैसे कांतिलाल जी ने ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है, अभी देवेंद्र जी से बात नहीं हो पा रही मेरी, तो आप में से कितने लोगों को ये जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज ज्योतिष? क्योंकि हम पहले जब तक बेसिक में नहीं समझेंगे, अगर आपको ज्योतिष ही नहीं पता क्या है, तो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या बताऊंगा? कोई बता सकता है ज्योतिष की डेफिनेशन? व्हाट इज ज्योतिष? स्टडी ऑफ प्लानिटरी पोजीशन इन वन स्टार्ट। ठीक है, ये तो मैम, ये तो पर्पस हो गया, पर्पस ऑफ ज्योतिष हो गया कि ज्योतिष का पढ़ते हो ताकि आप किसी की प्लानिटरी पोजीशंस को पढ़ सको। व्हाट इज ज्योतिष? कांतिलाल जी, आपने तो पढ़ा हुआ है ज्योतिष, आप बताना चाहेंगे सर? कांतिलाल जी, व्हाट इज ज्योतिष? इट कैन फोर्सफुल, ये भी सर जो वो काम करता है, आप सारी चीजें वो बता रहे हो जो वो करता है, मैं ज्योतिष पूछ रहा हूँ, ज्योतिष क्या है? ये जो ज्योतिष के एप्लीकेशन हो गए। हाँ, अब आपने बोला आई एम नॉट अवेयर, इट्स ओके, इट्स गुड टू बी नॉट अवेयर। जितने लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो जेन्युइनली इस डेमो सेशन को डिजर्व करते हैं। हाँ, गुड सर, गुड। यू आर जस्ट टेलिंग, वी आर नॉट टेकिंग इन रॉन्ग वे, वी आर अप्रिशिएटिंग योर पार्टिसिपेशन। एंड आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि ये मोनोलॉग नहीं है, ये डायलॉग है। डायलॉग बिटवीन अ पर्सन हु इज लिटिल एक्सपीरियंस। मैं अपने आपको कभी भी एक्सपर्ट नहीं बोलता, मैं कहता हूँ आई एम एक्सपीरियंस्ड, यू आर लिटिल लेस एक्सपीरियंस। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से मैं भी सीखूं। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मैं ही आपको सिखाऊंगा, आप भी मुझे सिखा सकते। तो हम एक दूसरे के साथ मिले हैं ताकि हम डेप्थ को समझ सकें, गहराई को समझ सकें। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? ऑल ऑफ यू, राइट? सो ज्योतिष, ज्योति, ज्योति मीन्स लाइट, ईश मीन्स ईश्वर, यानी कि a divine light, a divine light which is were given to us by Param Brahma, Param Vishnu and Param Shiva. These are the, this is ज्योतिष। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो अनंत काल से इस ब्रह्मांड में है। हमारे जो सेजेस थे, वो सिर्फ आकाश में तारों की गणना को देखकर होने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर देते थे। एक जमाना था, आप लोगों से शायद जो लोग 40-50 प्लस होंगे या 45 प्लस होंगे, उन्होंने वो पंडित जी भी देखे होंगे जो पंचांग देख के बताते थे कि ये आज का दिन ऐसा जाने वाला है, इस टाइम पे ये होगा, ये चीज ऐसे घटेगी, राइट? सो जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोग प्लीज वीडियोस खोल लीजिए, बिकॉज मैं कनेक्टेड फील करता हूँ समीर जी को छोड़कर, बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू सम मेडिकल इशू एंड देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज नेटवर्क। बाकी लोग प्लीज वीडियोस खोल लीजिए। आई फील कनेक्टेड, मुझे ऐसा लगता है मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ब्लैक बोर्ड स्क्रीन है, नहीं तो मैं भी वीडियो बंद करके ही बात करूंगा। कांतिलाल जी, आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाकी सबको आ रहा है साउंड, बाकी सबको साउंड साउंड की प्रॉब्लम आ रही है किसी और को? एवरीबडी हैज साउंड क्लैरिटी आ रहा है आ पूरा? रही है। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो थोड़ा सा नेटवर्क एक बार स्विच ऑफ, लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए एक बार, तो आ जाएगा। ठीक है, तो ज्योतिष जब डेवलप हो रहा था, अलग अलग ऋषिज हुए थे उस समय पे। ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, नारद, कालिदास, इन सब ने अपने अपने तरीके से ज्योतिष को, ज्योतिष जो है वो श्रुति और स्मृति के थ्रू डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ? श्रुति और स्मृति के थ्रू डेवलप हुआ, करेक्ट? म्यूट कर दीजिए, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो
श्रुति और स्मृति के थ्रू वो डेवलप हुआ। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ऋषियों ने, अब ज्योतिष में कहा गया कि एक समय पे जब कोई भी व्यक्ति का जन्म होगा तो मोर और लेस उस व्यक्ति का लगन वो ही रहने वाला, यानी कि उसका जो स्टार मैप है मोर और लेस वही रहने वाला। ठीक है, थोड़ा बहुत लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से डिग्रीज का फर्क आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी डिग्री हो जहां पे लगन 1 डिग्री के ऊपर ही बदल रहा हो। अगर कोई व्यक्ति 15 डिग्री पे कोई लगन राइज कर रहा है तो वो 15 डिग्री का लगन वहीं रहने वाला है, चाहे व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो रहा हो। ठीक है, स्टार मैप वही रहने वाला, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। राइट, तो ये कैसे जाना जाए फिर लोगों के बिहेवियर में चेंज क्यों आता है, इस चीज की एक स्टडी को लेके लोगों में एक रोष पैदा हुआ। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम मदर ऑफ ऑल द एस्ट्रोलॉजीज बोलते हैं, जिसके अंदर से सारी गणनाएं, सारा ज्योतिष निकल के आया है। ज्योतिष के एम्बिट में क्या क्या आता है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको ज्योतिष के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ज्योतिष, व्हाट इज ज्योतिष? ज्योतिष हमने बोला ये ज्योति है, यानी कि लाइट है ऑफ ईश्वर। तो ज्योतिष के एम्बिट में क्या क्या आता है? ज्योतिष के एम्बिट में आता है, आप, ये वेदास का अंग बोला गया, इनको क्या बोला गया? वेदा का अंग, यानी वेदांग है ये वेदों का अंग है। ठीक है, इन वेदों के अंगों के अंदर स्मिता है, होरा है, गणित है। ठीक है, इस वेदांगों के अंदर अगर हम वेदास से निकला हुआ एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, हीलिंग साइंसेज हैं, आयुर्वेदा है, ये सब इन्हीं वेदों का अंग है। ठीक है, जितनी भी हमारी कॉस्मिक साइंसेज हैं, जितनी भी हमारी साइंसेज हैं, ये सब की सब क्या है? हमारे वेदों का अंग है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन है? तो मुझे एक चीज बताइए, प्लैनेट और ग्रह, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो नहीं बोलेंगे, प्लैनेट और ग्रह वो एक हैं या अलग अलग हैं? भावना जी, सर एक है। भावना जी से कितने लोग एग्री करते हैं वो वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू? समीर जी भी कह रहे हैं कि प्लेनेट और ग्रह एक है। ओके, ओके, मधु जी भी कह रही हैं यस एक है, और सेम सेम। तो अगर आज आप इलेक्शन में खड़े हो रहे होते भावना जी, आप जीत जाते, सब लोग आपको वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम, मेरी समझ क्या कहती है, देखते हैं। हो सकता है आपको आज आपको एक नई नॉलेज मिले यहाँ से। मून प्लैनेट है। सर ये कर्सर हटा दीजिए प्लीज, व्हाइट बोर्ड से हटा दीजिए। जो लोग भी हाथ लगा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे प्लीज हटा दीजिए। प्लैनेट है या सैटेलाइट है एस्ट्रोनॉमिकली? बोलिए, बोलिए, बोलिए। ये हमारी अर्थ की सैटेलाइट है। सन हमारा स्टार है। सन क्या है? हमारा स्टार है, यूनिवर्सल स्टार। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों को क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रह। तो यानी कि ग्रह क्यों बोला गया? ग्रह एक संस्कृत वर्ड, ग्रह एक संस्कृत वर्ड। तो ग्रह का मतलब क्या हुआ?
जो ग्रहित करे, जो प्रभावित करे, जो ग्रहण लगाए, जो हमारे पे प्रभाव डाले। तो ग्रह और प्लैनेट एक भाषा नहीं है, क्योंकि ग्रह का कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं निकल पाया तो उसको इक्विवेलेंट बोल दिया, इक्विवेलेंट टू प्लैनेट। अब कॉन्स्टिलेशंस तो, सैटेलाइट्स तो, स्टार्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी जोडियक बेल्ट के अंदर जो कॉन्स्टिलेशंस आते हैं, जो साइंस आते हैं, जो प्लैनेट्स आते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? ग्रह। तो आपका डेफिनेशन आज क्लियर हुआ कि प्लैनेट्स एंड ग्रह आर नॉट सेम। वो प्लैनेट जो वो प्लैनेट, वो कॉन्स्टिलेशन, वो स्टार्स जो हमारे जीवन में हम पर प्रभाव डालते हैं, वो क्या है? वो ग्रह हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी चीज, आप में से कितने लोग मानते हैं कि चंद्रमा के बड़े और छोटे होने से मन पे और समुद्र पे प्रभाव पड़ता है? हाई टाइड एंड लो टाइड चंद्रमा की वजह से होते हैं। यस, यू बिलीव। भावना जी भी मानती हैं। भावना जी और समीर जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये प्रभाव नदी पे क्यों नहीं पड़ता? वो भी तो पानी है। वो भी तो पानी है, उस पर क्यों नहीं पड़ रहा? क्या रीजन है? क्योंकि समुद्र में एक सोडियम फॉस्फेट करके सॉल्ट है और ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, इसलिए हमारे मन पे चंद्रमा के बड़े छोटे होने का प्रभाव पड़ता है, और समुद्र और नदी पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें वो सॉल्ट एलिमेंट, वो सोडियम फॉस्फेट एलिमेंट नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। ये फंडामेंटल्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, तब तक अगर आप कोई चीज वर्कशॉप या डेमो सेशन ले लोगे या कोई कोर्स कर लोगे, आपको उसका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप एक स्पेसिफिक मोडालिटी को पकड़ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा आज का एम क्या है कि आपको एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स को क्लियर कर दें। तो हमने एक फैक्ट क्लियर किया कि ग्रह और प्लेनेट अलग अलग हैं। दूसरा फैक्ट क्लियर किया कि चंद्रमा हमारे मन पे प्रभाव क्यों डालता है और समुद्र पे प्रभाव क्यों डालता है और नदी पे प्रभाव नहीं डालता, बिकॉज ऑफ अ सॉल्ट विच इज अवेलेबल विद इन आवर बॉडी एंड आवर इन द सी, दैट इज सोडियम फॉस्फेट विच इज कॉल्ड सॉल्ट। नमक हमारे शरीर में भी है, नमक हमारे समुद्र में भी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ऑल ऑफ यू एग्रीड? यू आर लाइकिंग द वे इट इज गोइंग? Yes, पढ़ाने के yes. तरीके में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? No, no. कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगे कि हाँ, मेरा बताने का तरीका समझ में नहीं आया? इफ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज टेल यस। एक बार आप यस लिख दीजिए अगर आप लाइक कर रहे हैं। थैंक यू समीर जी फॉर कंफर्मिंग दिस। सर एक बात कहूँ? हेलो। कांतिलाल जी बताइए। हाँ सर, प्लैनेट अब अंग्रेजी में ग्रह को प्लैनेट कहते हैं सर हम लोग। और गलत कहते प्लैनेट हैं। अलग है, मतलब सर एक ही आपका है। हाथ, आपका हाथ आपके कैमरा पे आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो प्लैनेट अंग्रेजी है और ग्रह हिंदी वर्ड है सर। नहीं सर, या हिंदी में मराठी में हम नहीं। ग्रह ही ग्रह कहते हैं जो है, उसको। ग्रह, ग्रह संस्कृत वर्ड है। संस्कृत, संस्कृत द्रविडियन इंग्लिश हिंदी में बनाया हुआ। अगर आप माइथोलॉजी का, अगर आप ऋग्वेद में जाएंगे तो ग्रह में ग्रह का प्लैनेट से इक्विलेशन नहीं है। हाँ, उसको सिमिलर सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है। वो एक वो एक क्लासिकल मिस्टेक है जो करते चले आ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अब आप म्यूट कर लेते हैं, अभी कोई बीच में इंटरवीन नहीं करेगा जब तक ये सेशन चल रहा है। जब मैं अनम्यूट करना होगा तो मैं खुद बोलूंगा आपको। आपके साथ डायलॉग होगा, आपके साथ इंटरेक्शन होगा, आपको सबको बातचीत करने का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक फ्लो में हूँ। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब चलिए, तो मैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन एक फॉर्मल तरीके से शुरू करता हूँ और आप सबका केपी एस्ट्रोलॉजी डेम मास्टर क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद उन सब लोगों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। ठीक है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी से पहले हम कुछ वैदिक की बातें करेंगे ताकि हम केपी तक पहुंच सकें, केपी की गणना को समझ सकें, केपी क्यों डेवलप हुआ और केपी कैसे डिफरेंट है और कैसे हेल्पफुल है। हम इसके अंदर ये प्रूव बिल्कुल करने की कोशिश नहीं करेंगे कि दूसरे ज्योतिष पद्धतियां खराब हैं या गलत हैं।
या कम है। हर पद्धति की अपने स्ट्रेंथ्स हैं, हर पद्धति का अपना एक अप्रोच है। तो पद्धति का अप्रोच समझने के लिए पहले बेसिक समझना जरूरी है। तो उससे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे को 10 years प्लस एक्सपीरियंस है। वी आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल, ग्राफोलॉजी, ऑरा स्कैनिंग। हम ये सब्जेक्ट सीख भी करते हैं, हम रेमेडियल कोर्सेज में स्पेशलाइज करते हैं। प्लीज म्यूट कर दीजिए। ऐसा करते हैं, मैं सबको ही म्यूट कर देता हूँ। आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। नोबडी विल बी एबल टू अनम्यूट। ओके। तो हम लोग रेमेडियल कोर्सेज में स्पेशलाइज करते हैं, जो स्पाइसेस पे बेस्ड हैं, गोमती चक्रा पे हैं, क्लोव्स पे हैं, जिबू सिंबल्स पे हैं, रुद्राक्ष पे हैं, जेमस्टोन्स पे हैं, क्रिस्टल्स पे हैं, टोटकास पे हैं, अलग अलग तरह के। ये हमारे स्पेशलाइज्ड रेमेडियल कोर्सेज हैं, जो हमने प्रैक्टिसिंग लोगों के लिए डेवलप करे, या जो भी लोग रेमेडीज के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स ढूंढते हैं कि हमें कोई रेमेडीज का बंडल मिल जाए, तो वो इन कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। वी आर एन MSME रजिस्टर्ड एंड ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको गवर्नमेंट एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशंस मिलेंगे हमसे। आई एम अ कोच एंड कंसल्टेंट। आई एम एन MBA बाय प्रोफेशन। 22 years ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। 10 साल का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एक्सपीरियंस है। रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी, फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन करता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और माइंड काउंसलर हूँ। दीज आर माई कोर एरियाज ऑफ वर्किंग। आई स्पेशलाइज इन 7 कोर सब्जेक्ट्स, और उसके फिर सब मॉडलिटीज के अंदर स्पेशलाइज करता हूँ। ठीक है। ज्योतिष, नॉलेज विच कैन एक्सप्लेन प्लानिटरी मोशंस। ये ऋषि धृतराष्ट्र होरा शास्त्र में एक लाइन में उन्होंने समझाया। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो प्लानिटरी मोशंस, पोजीशंस, टाइम और उनके इफेक्ट को स्टडी करने का एक मेथोडोलॉजी है, एक शास्त्र है। ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स की बात करें, हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की कुंडलीज बनती है। ये कुंडली आप लोग नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमनली देखते हो, जिसको आप टेवा कहते हो, हॉरोस्कोप कहते हो, राशि चार्ट बोलते हो, जन्म राशि चार्ट बोलते हो, या लगन चार्ट बोलते हो। इसको बोलते हैं डायमंड कुंडली या नॉर्थ इंडियन कुंडली। ये कुंडली आप ईस्टर्न इंडिया में देखते हैं, ये कुंडली आप नॉर्मली साउदर्न इंडिया में देखते हैं। अब इन कुंडलियों का स्पेशल, इसको शुक्र कुंडली और इसको गुरु कुंडली भी बोला जाता है। नॉर्थ इंडियन कुंडली को शुक्र कुंडली और गुरु कुंडली भी बोला जाता है। यहाँ पे मूवमेंट, यहाँ पे जो हाउसेज हैं, ये हाउस है, ये जो खाना है आपका बना हुआ, ये क्या है, ये हाउस है। दिस इज कॉल्ड हाउस। ये हाउस क्या है, ये फिक्स्ड है। और इसमें जो साइंस लिखे हुए हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये साइंस है। और इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये प्लैनेट्स है। तो हमारे पास क्या हो गए, 3 कंपोनेंट्स निकल के आ गए, हाउस, साइंस एंड प्लैनेट्स। साइंस और प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं नॉर्दर्न इंडियन कुंडली में। ठीक है। और सदर्न इंडियन कुंडली में साइंस, यहाँ पे जो भी साइन राइज कर रहा होगा वो फर्स्ट हाउस में आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि जिसका लगन भी, मान लो आपका लगन तुला लगन राइज कर रहा था, यानी 7 नंबर राशि राइज कर रही थी, तो वो कहाँ लिखी जाएगी, इस फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस यही है, तो हाउस नंबर 1 इज दिस ओनली। ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है। साउथ इंडियन कुंडली में भी हाउसेस फिक्स रहते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं, 1 2 3। लेकिन एक फर्क है, यहाँ पे लगन यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिस राशि नंबर में लगन आ रहा है, लगन वहां लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 10 नंबर साइन के ऊपर AS लिखा, ये लिखा AS मीन्स असेंडेंट। तो साउथ इंडियन कुंडली में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट होगा आपका। साइंस और साइन और हाउसेस फिक्स्ड है। प्लैनेट्स को उन्हीं राशियों में प्लेस कर दिया जाता है जिन राशि में वो बैठे हैं, और असेंडेंट को वहां लिखा जाता है जिस राशि में वो असेंडेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे रीड नंबर 10 में ही आया है, लेकिन वो 10 नंबर राशि में लिखा है, वो फर्स्ट हाउस में नहीं आया। फर्स्ट हाउस अगर खाली है तो खाली है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस खाली है, यहाँ पे भी फर्स्ट हाउस खाली है। ठीक है। फर्स्ट राशि खाली है, एरीज राशि खाली है, यहाँ पे एरीज राशि खाली है। ठीक है। तो राशियां यहाँ पे फिक्स हाउसेस के पोजीशन पे रखी, हाउस की पोजीशन और राशि की पोजीशन फिक्स कर दी। जिस राशि में जो प्लेनेट बैठा और लगन बैठा उसको वहां लिखा गया। ईस्ट इंडियन कुंडली में इसको सेंटर में सारा आपका डिटेल लिखा जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली असेंडेंट को घुमा दिया जाता है सेम तरीके से।
जैसे नॉर्थ इंडियन में कर रहे हैं। ये सर्कुलर चार्ट है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूज करती है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ कुंडली चार्ट्स। इनको रीड करने का तरीका मैंने आपको आज बताया। अब आप कभी भी साउथ इंडियन चार्ट देखोगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा, अरे असेंडेंट कहाँ देखें इसका, लगन कहाँ लिखा है, लगन कैसे देखें इसका। पॉइंट क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट को कास्ट करने के लिए हाउसेस फिक्स्ड है, वो बदलते नहीं है। असेंडेंट हर 2 आवर्स में बदलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केपी एस्ट्रोलॉजी इस पॉइंट के बेस पे ही आपको चेंजेस देती है। ये एक स्पेशल पॉइंट है जिसके कारण केपी एस्ट्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस बनी, कि असेंडेंट हर 2 घंटे में बदल रहा है। हाउसेज नंबर्स आर रिटर्न एंटी क्लॉकवाइज। हाउस का नंबर या साइन नंबर जो है, ये वन, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ, ट्वेल्थ, ये हाउसेज एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो क्या है, वो साइन नंबर्स हैं, जोडियक के साइन नंबर्स। तो जो साइन आपके जन्म के समय पे ईस्टर्न मोस्ट होराइजन से राइज कर रहा था, वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका लगना या आपका असेंडेंट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। चार्ट वेरी करता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे ऑफ लोकेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक व्यक्ति जिसका मुंबई में जन्म हुआ, दूसरे का दिल्ली में जन्म हुआ, तीसरे का बेंगलोर में जन्म हुआ, चौथे का अमेरिका में जन्म हुआ, जन्म 10:30 पे ही हुआ, उनका लगन बदल जाएगा बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, और उसके डिग्री सिस्टम भी बदल जाएंगे। ठीक है। अब जो लगन है हमारा, वो क्या बताता है हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में। जो सन है हमारा, वो क्या बताता है हमारे सोल, हमारी आत्मा के बारे में। यानी कि हम सबकॉन्शियसली कैसा सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस सिस्टम कैसा है। और हमारा मून क्या बताएगा, वो हमारे माइंड के बारे में बताएगा, हमारी मेंटल एबिलिटी के बारे में बताएगा, हमारी मेंटल इंक्लिनेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ पे। किसी का कोई सवाल यहाँ पे अभी तक? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? हैंड रेस करके आप बता सकते हैं, उसको मैं अनम्यूट करने दूंगा। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? मजा आ रहा है? यस, नो? प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर मजा आ रहा है तो। देखो मजा नहीं आएगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं बनता ना, फिर आदमी सोने लग जाते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो पिक्चर बेकार है, मजा नहीं आया। करेक्ट। चलिए, हर राशि का, हर राशि को एक स्वामित्व मिला। अब ये स्वामित्व कैसे मिला, इसको मैं एक थोड़ा सा इजी वे के अंदर आपको याद करने के तरीके से बता सकता हूँ। तो चंद्रमा है, उसको बोला गया माता, और सूर्य है, उसको बोला गया पिता। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, एक कपल बन गए, या एक राजा और एक रानी बन गए। इस राजा और रानी की 2 संतान हुई, एक 3 नंबर राशि, एक 6 नंबर राशि, जिसके दोनों का मालिक कौन है, बुध है। यानी जैमिनी और वर्गो का मालिक क्या निकल के आया, बुध निकल के आया। ठीक है। इन दोनों के ये बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कहा चलो शादी कर देते हैं, तो उनकी एक एक वाइफ ला दी उनको। ठीक है। ये बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी शादी हो गई, उन्होंने कहा मेरा परिवार पूरा हो गया, तो मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए। तो इस फैमिली को ये बॉडीगार्ड दिया गया, जिसका नाम दिया गया मंगल। तो स्कॉर्पियो राशि और एरीज राशि किसकी है, मंगल की। तुला और टॉरस राशि किसकी थी, वीनस की। ठीक है। जब इनको बॉडीगार्ड मिल गया तो उन्होंने कहा यार ये बॉडीगार्ड कुछ गड़बड़ ना करे, तो कोई गुरु चाहिए जो एडवाइस करता रहे हमारे को। तो उन्होंने एक गुरु दिया यहाँ पर और एक गुरु दिया यहाँ पर। गुरु कौन हुए, जुपिटर। तो सैजिटेरियस और पाइसेस राशि के स्वामित्व किसके पास आया, गुरु के पास आया। उसके बाद उन्होंने कहा ये सांठगांठ ना कर ले कहीं सिपह सालार और गुरु मिलकर, तो एक जज रख देते हैं इनके काम को जज करने के लिए। तो ये 2 राशियां जो हैं, नंबर 10 और नंबर 11, यानी कुंभ और कैप्रिकॉन, ये किसको मिली, शनि को। तो शनि महाराज का काम क्या है, इनको जज करता है, इनको देखते रहे, इनके काम को असेस करना। और शनि का काम, शनि को क्या बोला गया, सैटर्न को क्या बोलते हैं, कर्म फलदाता। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देता है। ठीक है। आपके कर्म अच्छे होते हैं तो अच्छा फल देता है। कहते हैं शनि जिसको तार दे उसको कोई
प्रॉब्लम नहीं आती, उसके पास अथाह पैसा रहता है और सॉलिड एसेट। सनी इज सेंट टू गिव सॉलिड एसेट्स। ठीक है। अच्छा, कितने लोग शनि को खराब मानते हैं? एनीबडी, कोई है ऐसा जो शनि को खराब मानता है? एनीबडी? शनि अच्छा है कि खराब है? अनम्यूट कर सकते हैं आप जो भी हैं। अच्छा चलिए बोलिए। नो आइडिया, समीर जी। ओके, कोई बात नहीं। शनि जो है शनि आपके कर्मों को डिफाइन करता है, किसके अनुसार? धर्म अनुसार। तो पहला भाव किसका मिला? नौवां भाव किसका है? धर्म का भाव। जब आप धर्म अनुसार कर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर? गेन मिलता है। अदरवाइज आपको क्या मिलती है? पनिशमेंट, या हॉस्पिटल के फॉर्म में, या जेल के फॉर्म में, आइसोलेशन के फॉर्म में, या दुख के फॉर्म में, पेन के फॉर्म में। ठीक है। तो जब आप कर्म अपने करते हैं, आप कर्म कैसे हैं? कर्म भी हमारे तीन तरह के कर्म है। एक हमारे संचित कर्म है, एक हमारा प्रारब्ध है जो हमें इस जीवन में झेलना है, और एक हमारा क्रियामान कर्म है जो हम फ्यूचर में झेलेंगे। इन्हीं क्रियामान कर्मों में भी क्रम है दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़। यानी दृढ़ वो जिन्हें हम बदल नहीं सकते, अदृढ़ जिन्हें हम अपने एफर्ट्स के साथ बदल सकते हैं। आदमी इन दोनों तरह के कर्मों का मिक्सचर करता है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जिसके कारण हमें लाइफ में स्ट्रगल झेलनी पड़ती है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके कारण हमें लाइफ में अपने एफर्ट से हम काम करके उनको बदल सकते हैं, और हमारी रिजल्ट्स उसके वजह से चेंज हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे रेमेडीज करी जाती हैं। जिन कर्मों के अंदर हम एफर्ट करके ठीक कर सकते हैं, रेमेडीज उन्हीं की काम करती है। तो जब आप कहते हो ना सर मैंने बहुत रेमेडीज करी, हर तरह की चीज कर ली, तो हो सकता है वो आपके जीवन का वो कर्म हो जो बदला नहीं जा सकता। यानी कि आपने एक ऐसा कोई घोर चीज अपने पास्ट लाइफ में करी हो, या आपके एंसेस्टर से हुई हो, जिसका रिजल्ट आपको इस जन्म में झेलना है। पॉइंट क्लियर हुआ? राइट? ऑल ऑफ यू एग्री? खराब माना जाता है। किसने बोला था खराब माना जाता है? चलिए, हाउसेज आर फिक्स। हर हाउस का अपना एक रोल है। यानी पहला घर आपके खुद के बारे में बताता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। दूसरा घर आपकी इमीडिएट फैमिली, आपकी वेल्थ, आपके तरीके के रिसोर्सेज, आपके बोलने का तरीका, आपके हैबिट्स, और आपको किस तरह के संस्कार मिले आपकी फैमिली से, ये बताता है। तीसरा घर आपके करेज को, आपके छोटे बहन भाइयों को, आपकी छोटी यात्राओं को, आपके राइटिंग के स्किल्स को, आपके ओरल स्पीकिंग स्किल्स को, आपके टैलेंट्स को बताता है। आपके अंदर खुद इनिशिएटिव लेने की कितनी ताकत है, ये तीसरा घर बताएगा। चौथा घर आपके मदर, मदरलैंड, घर, घर का सुख, आपके एसेट्स फिक्स्ड और मूवेबल, इसके बारे में बताएगा। पांचवा घर आपके बच्चों के बारे में, आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स, आपकी मंत्र के लिए इच्छा, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी स्पेकुलेशन, आपकी मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस, यस, मैरिड लाइफ का लाभ, आपकी एजुकेशन, आपके घर में बच्चों की किलकारी का होना। हाँ। आपका छठा घर आपका रोग, रिपू और ऋण के बारे में बताता है, आपके एनिमीज के बारे में बताता है। सातवां भाव आपका पार्टनरशिप का भाव है। पहला भाव आप खुद थे, ये क्या है? बिल्कुल आपका ओपोनेंट, यानी कि आपका ओपन ओपोनेंट। एक इंसान का सबसे ज्यादा ओपन ओपोनेंट कौन होता है? तो बता सकता है? मैंने सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है, एट अ थिंकिंग दैट कि आप वन बाय वन करेंगे। कोई बताना चाहेगा आपका सबसे इमीडिएट ओपोनेंट कौन होता है? एनीबडी वुड लाइक टू? गीता जी, यू वुड लाइक टू ट्राई? कैन आई से? हाँ हाँ प्लीज सर।
योर सबकॉन्शियस माइंड, नो, आपका सबसे ओपन ओपोनेंट। योर ईगो, नो, ओपन ओपोनेंट सर, जो सामने से आपको क्रिटिसाइज करता है, फिजिकली आपको क्रिटिसाइज। फैमिली, फैमिली। फैमिली नहीं, आपकी वाइफ। ओके। सो योर वाइफ, योर पार्टनर जिसके साथ आप काम करते हो, या पब्लिक। जब आप कोई काम पब्लिक में जाके करते हो, आप कहाँ काम करते हो, आप बात जाके कहाँ करते हो, नेता अपनी बात जाके कहाँ कहते हैं? पब्लिक में कहते हैं। तो पब्लिक डिसाइड करती है कि ये बात सही है या गलत है, तो वो ओपनली बोलती है कि ये बात गलत है या सही है। तो आपकी मैरिटल हैप्पीनेस, आपकी सेक्सुअल हैप्पीनेस, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर के लुक्स, फील, अपील, उन सब के बारे में ये इस भाव को मारक भाव भी बोला गया। अब देखो, शादी के एक तरफ क्या दिया गया? रोग, रिपो, ऋण। और दूसरी तरफ क्या दिया गया? लंबी आयु, सडन प्रोग्राम, सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, रिसर्च और इनहेरिटेंस। यानी कि वाइफ एक ऐसा रोल प्ले कर रही है, या तो उसकी वजह से आप टेंशन में आ जाते हो, लोन्स में आ जाते हो, या कोई बीमारी या कोई एनिमीज झेलते हो, या आपको एक लॉन्ग लाइफ मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है और सडन गेन होता है। सो दिस हाउस इज अ पिविटल हाउस, आपकी लाइफ का सबसे पिविटल हाउस है। इसलिए बोलते हैं ना, मैरिज के बाद लाइफ इंसान की कैसी रहती है, ये डिसाइड करेगा उसके पहले लाइफ के कर्मास के बेसिस पे। आप वाइफ डिसाइड नहीं करते, वाइफ आपको यूनिवर्स देता है। यू लाइक एन एनर्जी विच यू आर डिजाइंड फॉर। आपको लोग ही वो पसंद आते हैं जैसे आप खुद होते हैं। ठीक है। अगला घर ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिसर्च का है, वेल्थ का है। ये पितरों का घर है, यहाँ पे इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। यहाँ डेथ का, इसको मृत्यु भाग भी बोला गया। ये रिसर्च का भाग भी है, मैन्युफैक्चरिंग का भाग भी है। उससे नेक्स्ट हाउस नाइन्थ हाउस, जहां से हम फादर, फादर लाइक फिगर, धर्म, धर्म परायणता, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस, योर रिलीजियस एक्टिविटीज, आपका फेम, आपका लक, आप अपने पास जन्म से कैसा किस्मत किस्मत लेकर आए, ये आपका नौवां भाव बताएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे लक है, यहाँ डेस्टिनी है, और यहाँ पे क्या है? गेन, प्रॉफिट, 11th हाउस में। लेकिन गेन और डेस्टिनी के बीच में उन्होंने एक भाव डाल दिया जिसका काम क्या है? कर्मा। तो आपके कर्म कैसे होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आप लक के अनुसार, अगर आपने धर्मपरायण कर्म नहीं करे, तो आपके कर्माज आपको पनिशमेंट की तरफ ले जाएंगे, खर्चा बढ़ा देंगे, हॉस्पिटल यात्रा कराएंगे, या अपने घर से दूर लेके जाएंगे। एक जमाना था लोग कहते थे घर से दूर जाना एक सजा, एक गाली है। आज तो लोग खुशी खुशी जाते हैं कि हमें अमेरिका जाना है, हमें यूरोप जाना है, क्योंकि आप अपने कल्चर को छोड़ रहे हो, लीविंग योर कल्चर, लीविंग योर लव्ड वंस एंड गोइंग अवे एंड वर्किंग देयर। राइट। सो ये आपके लॉसेस का है, ये मेडिटेशन का है, ये मोक्ष का है, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये एग्जिट है। अगर आपका पहला हाउस आपका एंट्री गेट है, तो 12वां हाउस आपका एग्जिट गेट है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि 12 भागों का 12 रूल्स क्या है? ब्रॉड ब्रॉड, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हम आज एक ब्रॉड ब्रॉड आपको ओवरव्यू दिया है आपको। ठीक है, क्लियर? यस, नो? सिवाय समीर जी के कोई और जवाब नहीं दे रहा। या तो बिल्कुल, मैं, या तो बिल्कुल समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग प्लीज एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करिए। दिस विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। थैंक यू दिवेंद्र जी। ओके, चलिए। अब हम करते हैं व्हाट इज राइजिंग साइन, जिसे असेंडेंट बोलते हैं। ईस्ट मोड डायरेक्शन से फर्स्ट हाउस में जो सूर्य के साथ साइन राइज करता है, वो साइन हमारा क्या बन जाता है? हमारा लगन बन जाता है। इसीलिए एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि लगन अगर गलत नोटिफाई हो गया, तो पूरी की पूरी कुंडली में 12 के 12 भावों के रिजल्ट्स बदल जाते हैं। इसलिए राइज ऑफ द साइन, राइजिंग साइन का करेक्ट नोट होना। इसीलिए जब जन्म हो रहा होता है बच्चे का, तो उम्बिकल कॉर्ड जिस समय कट रही होती है, उस टाइम का नोट करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी छोटे शहरों में लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते, और 15 15 मिनट तक की गलती हो जाती है। ऑन अन हायर साइड, ऑन अ लोअर साइड 5 to 6 मिनट्स और 3 मिनट्स की गलती। 1 मिनट की गलती भी, 1 से 2 मिनट की गलती भी बहुत बड़ा चेंज ले आती है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं
एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक साइंस है जो जिसमें सेवरल सिस्टम्स हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत तरह के, ज्योतिष में बहुत तरह के सिस्टम्स डेवलप हुए, जैमिनी, नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, टैरो। इसमें से एक सिस्टम था केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसे बोला गया कृष्ण मूर्ति पद्धति। कृष्ण मूर्ति जी ने ये पद्धति डेवलप करी थी। कृष्ण मूर्ति जी एक प्रखर रिसर्चर और एक एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की इस डेवलप को, इनका जीवन काल जो था वो 1908 से लेकर 1972 तक रहा। उन्होंने इस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी को मर्ज करके एक ऐसा सिस्टम, एक्यूरेट सिस्टम निकाला, जिसके कारण आप किसी के भी प्रेजेंट टाइम का, पास्ट फ्यूचर टाइम का प्रिडिक्शन टू एंड करेक्ट एक्यूरेशन पॉइंट कर सकते हैं। कॉन्ट्ररी टू क्लासिक एस्ट्रोलॉजी, क्लासिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं। तो हमारा लगन चार्ट होता है, फिर हमारे नवांशा चार्ट होता है, फिर हमारा मून चार्ट होता है, सूर्य का चार्ट होता है, फिर हमारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं जिसे हम षोडश वर्गा बोलते हैं, फिर हमारे ट्रांजिट होती है, हमारा अष्टक वर्गा होता है। तो ये मल्टीपल चीजों को स्टडी करना, उनको सिंक्रोनाइज करना, बहुत से लोग सिर्फ या तो लगन चार्ट से ही प्रिडिक्शन कर देते हैं, कुछ लोग लगन चार्ट और नवांशा चार्ट को ही देखते हैं, कुछ लोग नवांशा चार्ट को ही सिर्फ देख के बोल देते हैं, लगन चार्ट पे ध्यान नहीं देते, कुछ लोग भाव चलित चार्ट को कंसिडर करते हैं। अब इस वजह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जबकि बहुत ही एक्यूरेट है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है, लेकिन उसके सिस्टम्स इतने डीप डिटेल्ड हैं कि हर किसी में वो पेशेंस और वो लेवल ऑफ, जिसे बोलते हैं तपस्या करना, कंसिस्टेंटली लगे रहना, वो नहीं है। आज हर किसी को एक क्विक मेथड चाहिए, एक इजी मेथड चाहिए टू अंडरस्टैंड, जो कृष्णमूर्ति जी ने डेवलप किया। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेज करी यहाँ पर। एक थी सब लॉर्ड थ्योरी और दूसरा था नक्षत्रा सिस्टम। उसके ऊपर काम किया, इसको स्टेलर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम भी बोला गया। तो ये स्टेलर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम किस पे काम करता है, एक राशि को, चलिए हम अपने प्रेजेंटेशन से 2 मिनट के लिए बाहर आते हैं और मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 10:10 पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, और 10 के 10 बच्चे का जन्म उस टाइम पे हुआ, तो उन सबका लगन तो सेम होगा। ऑल ऑफ यू एग्री, राइट? लेकिन उसके बावजूद भी उनका नेचर, उनका खान पीन, उनकी पर्सनैलिटी क्यों बदल जाती है? इसके पीछे कारण है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझाता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। उसके लिए कारण है आपका एक राशि जो है वो 30 डिग्री की बोली गई, 30 डिग्री, ठीक है। एक नक्षत्र, जिसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, वो 13 डिग्री 20 मिनट का बोला गया, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि एक राशि जो ईस्टर्न साइड से राइज कर रही थी, वो लगन बन जाएगी, मान लो, ये प्लीज बोर्ड पे मत लिखिए प्लीज, आप लोग हाथ हटा, स्क्रीन पे मत चलाइए, आप लोगों को लगाने की, स्क्रीन पे हाथ चलाने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू इन अ वेरी वेरी स्टेप बाय स्टेप। अब वो ईस्टर्न साइड से राइज कर रही थी, तो वो क्या बन गई, मेरी लगना, ठीक है, वो मेरी लगना बन गई, ठीक। अगर लगन सेम था तो पर्सनैलिटी सेम क्यों नहीं थी? वाई नॉट सेम पर्सनैलिटी, नॉट सेम पर्सनैलिटी? इसके पीछे कारण है नक्षत्रास। हर नक्षत्र, एक राशि में अप्रोक्सीमेटली 2.25 नक्षत्र आते हैं, यानी कि 3 नक्षत्रों में ये एक राशि पलट जाती है, जिसमें 9 पदार्थ आ रहे हैं, 9 चरण आ रहे हैं, ठीक है। कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया कि उन्होंने इस 9 चरणों को भी, इस नक्षत्र 13 डिग्री 20 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र को भी फर्दर 9 भागों में डिवाइड कर दिया।
और जिसको नाम दे दिया सब लॉर्ड, सब नक्षत्रा, सब लॉर्ड। तो पहला प्लेनेट क्या हुआ हमारा? प्लेनेट बिकेम आवर सोर्स, यानी ये सोर्स बन गया कि ये तो चीज, ये कह रहा है कि ये सोर्स है। हम किसी भी चार्ट के अंदर कोई भी इवेंट ढूंढते हैं, मान लो हम किसी की शादी ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है? सोर्स ऑफ शादी, कि शादी होगी या नहीं होगी, तो ये सोर्स है उसका। इस सोर्स के अंदर प्रभाव किसका आ रहा है? नक्षत्र का आ रहा है। ये नक्षत्र कह रहा है कि यस, होगी। ठीक है। इस नक्षत्र के 9वें भाग का प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं सब लॉर्ड, ये कहता है, कंफर्मेशन देता है कि होगी, यस या नो, फाइनली होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। तो कृष्णमूर्ति जी ने इस पद्धति को काम किया और जिसका नाम उन्होंने लिखा केपी एस्ट्रोलॉजी। हम हर हाउस के, फिर उन्होंने एक सिस्टम दिया और उन्होंने इन सब लॉर्ड्स के टेबल्स दिए हमारे को। 1 से 249 तक के सब लॉर्ड्स हैं हमारे, और उसके टेबल्स दिए। और उन टेबल्स के बेसिस पे हमें सब लॉर्ड की मूवमेंट्स बताएं, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बहुत तेज चलते हैं या जिनकी मूवमेंट बहुत तेज है। जैसे सबसे तेज कौन सा प्लैनेट चलता है आपके हिसाब से? विच इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट? एनीबडी वुड लाइक टू टेल? विच इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट? चंद्रमा। चंद्रमा। विच इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट? शनि। शनि। तो चंद्रमा 2.5 दिन के अंदर राशि पलट देता है। ठीक है। ठीक है। और शनि 2.5 महीने, 2.5 साल तक एक राशि में रुकता है। 1 2.5 दिन, 1 2.5 साल। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोनों की स्पीड के बेसिस पे सब लॉर्ड की जो कैलकुलेशन है उनके विंशोत्तरी दशा के सिस्टम से हुई। अब शनि का, चंद्रमा, चंद्रमा का एक पीरियड है विंशोत्तरी दशा का, शनि का एक पीरियड है विंशोत्तरी दशा का। तो वो पीरियड किसी का 18 साल है, किसी का 6 साल है। तो वो जो पीरियड है वह या 10 साल है, या वो पीरियड के वेरिएशन की वजह से सब लॉर्ड का ड्यूरेशन टाइम भी बदल गया। ठीक है। तो स्टैटिक सिस्टम नहीं रहा। दूसरा, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक चार्ट बनाते हैं। एक प्लेनेट, ये हमारी कुंडली है। एक प्लेनेट 2 डिग्री का या 22 डिग्री का स्टार्ट हुआ, राइट, 22 डिग्री का, 22 डिग्री का लगन है। ठीक है। और सूर्य भी 22 डिग्री का, फर्स्ट चार्ट। तो व्हाट डज दैट मीन? केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जो राशि चार्ट में प्लेनेट है, ये चीज चार्ट, केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है एक चार्ट होता है कस्पल चार्ट, कि कोई भी जो प्लेनेट है वो उसकी स्टार्टिंग ऑफ द हाउस से स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पर जो प्लेनेट है, सूर्य कितने डिग्री का हो गया? 22 डिग्री का। और हमने क्या कहा? एक राशि 22 डिग्री, कितने डिग्री की है? 30 डिग्री की। अब 30 में से 22 अगर निकालेंगे तो 8 डिग्री, यानी कि कितना और आगे चलेगा 30 डिग्री पूरा करने के लिए? 8 डिग्री। ठीक है। बाकी कितना बचा? अगर हम 30 में से 22 निकाल दें तो कितना बचा? 12 डिग्री। तो ये 12 डिग्री कहाँ है? पीछे। तो जब कस्पल चार्ट में इसको लोकेट करेंगे तो ये प्लेनेट कहाँ मूव कर जाएगा? पीछे मूव कर जाएगा। यानी कि लगन की जगह हमें 12वें भाव में नजर आएगा। ठीक है। प्रैक्टिकली समझ में आया ये बात? यस नो? ये पॉइंट समझ में आया सबको कि नहीं? नहीं आया? समीर जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, बोलिए। हाँ। कोई भी प्लेनेट जब एक डिग्री में होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि वो उस भाव के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है।
ठीक है, ओके। चलिए मैं आपको एक चार्ट फिजिकली दिखाता हूँ, आपको उससे और समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे केतु आपको कहाँ नजर आ रहा है? 6th हाउस में। हाँ, 12 नंबर लिखा है वही ना? 12 नंबर, राइट। 6th हाउस में नजर आ रहा है केतु आपको। इसमें केतु की डिग्रीज कहाँ है? केतु कितनी डिग्री का है? 6 डिग्री का। यानी कि 30, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे जब वो राइज एंटर किया था, तो वो कितना प्लेनेट था? इस पॉइंट पे जब वो एंटर किया था तो यहाँ पे कितना था? 6 डिग्री। यहाँ पे 6 डिग्री था। ठीक है, अब कितना आगे और चलेगा? एक राशि मैंने कितनी बोली? 30 डिग्री। ठीक है, पॉइंट समझ में आया ये? हाँ, ये खाली 6 का समझ में नहीं आया, वो 6 कैसे आपने देखा वो? सर ये 6 डिग्री लिखा है ना, ये रहा। कहाँ ये लिखा है सर? मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लिखा है केतु के आगे देखिए, ये लिखा है 6 डिग्री 32 मिनट। हाँ, ओके ओके। 6 डिग्री ओके, 32 मिनट का प्लेनेट था, तो वो जब कस्प में एंटर किया तो वो 6 डिग्री 32 मिनट का था। ठीक है, that means अब you're saying that it is when the this person was born, the Ketu was at 6 degree. This is what करेक्ट, you're trying to explain? करेक्ट। तो 6 डिग्री था, अब वो हमने कहा कि 30 डिग्री पूरा करने के लिए 6 डिग्री में कितना ऐड कर दें कि 30 डिग्री पूरा हो जाए? 24 डिग्री ऐड कर दूं? करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। तो यानी कि ये यहाँ इसी हाउस के अंदर 24 डिग्री तक आगे चलेगा, लेकिन ये तो हाउस 30 डिग्री का है, राइट? तो ये पीछे कितनी डिग्री छोड़ आया? तो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे कस्मिक 24 चार्ट में, छोड़ के आया। तो वो पीछे 6 डिग्री छोड़ आया अपनी। ठीक है, 0 to 6 डिग्री वो कहाँ था? यहाँ पे था, क्योंकि 6 डिग्री पे एंटर किया है यहाँ पे। तो अगर हम 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का स्पैन लेंगे तो एक्चुअल में केतु फिजिकली कहाँ बैठा है? 5th हाउस में। दिस इज कॉल्ड कस्पल लोकेशनशिप। इसको ओके बोलते हैं ओके। भाव चलित करेक्शंस। समझ में आया पॉइंट? यस सर, यस सर। ठीक है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी आपको एक एक्यूरेट कस्पल चार्ट देती है, जिससे जिसके बेसिस पे हम हर हाउस के पोजीशनिंग को चेक करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये चेक करना हो, चलिए आप में से किसी एक का एक लाइव चार्ट लेते हैं और देखते हैं कि हम क्या केपी के थ्रू उसके होने वाले इवेंट्स को करेक्ट पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़। मैं किसी की प्रिडिक्शन नहीं करने वाला पर्सनल, प्लीज डोंट टेक इट एज ए कंसल्टेशन। हम सिर्फ एक पॉइंट को समझने के लिए चार्ट मांग रहे हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके चार्ट्स पूरे पूरे डिस्कस होंगे। ठीक है, जो लोगों ने वीडियोस नहीं खोले उनके चार्ट लेना जरा मुश्किल होगा, बिकॉज वो शक्ल नहीं दिखा रहे अपनी। जो लोग अपने चार्ट दिखाना चाहते हैं या अपना चार्ट चाहते हैं कि इनका लिया जाए, वो लोग वीडियोस खोलें। अभी सबके वीडियोस खोलेंगे। यस, सुषमा जी आप वीडियो खोल सकते हैं प्लीज, सो दैट हम आपसे डिस्कस कर सकें। सर ये जो केतु 6 डिग्री पीछे छोड़ के आया, दैट मीन्स उस घर में भी एक्शन दिखाएगा। उस घर में ही प्रभाव देगा, बिकॉज वो वहां प्लेस्ड है एक्चुअली। नेटल चार्ट में जो केतु हमें 6ठे घर में नजर आ रहा है, वो एक्चुअल में प्लेस कहाँ है? 5वें भाव में। वो राशि कौन सी ऑन कर रहा है? किस राशि का प्रभाव लेके चल रहा है? 12वीं राशि का। ऐसे ही जब कभी कभी क्या होता है, जब दो साइंस, एक प्लेनेट दो बार दो राशियों को अपने अंदर कवर कर लेता है, तो एक साइन कहीं मिस हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चार्ट में, पता नहीं वो नजर आएगा कि नहीं। कैसे? नहीं, इस चार्ट में तो सारी राशि प्रॉपर आ रखी है, लेकिन कुछ चार्ट के अंदर राशियां पलट जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? कि अब आप मुझे एक चीज बताइए, म्यूट कर देंगे, कोई भी एक जना, पीछे से आवाज आ रही है बहुत सारी, उससे क्या होता है, रेस्ट ऑफ द क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आई रिक्वेस्ट पर्सनली कि आप एटलीस्ट इसको थोड़ा, चलिए कोई एक चार्ट बोल दीजिए।
ओके। हाँ जी, बोलिए एक चार्ट बोलिए। किसने बोलना है? कोई भी एक जना बोल दीजिए अपना चार्ट, जिसको भी आपको, जो भी आप डिस्कस करना चाहो। निताई। हाँ निताई, बोलिए जी, निताई जी। प्लीज वीडियो खोल लीजिए निताई जी, ताकि बातचीत हो पाए। निताई जी प्लीज वो वीडियो खोल लीजिए। जी सर। हाँ जी। अपन निताई जी बोलिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 29 सितंबर ओके। ओके। सितंबर हाँ 09 सर। हाँ जी। 1976। 1976। ओके। टाइम? 12:30, 12:30 बजे PM। शाम के? 12:30 PM। ठीक है। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ? सिटी? एरिया आप डाल दीजिए शिंगला, SIN। नहीं नहीं, ये स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा। और जगह? SINGLA। SINGLA। SIN एम? SINGLA। ठीक है। नहीं आ रहा है सर। आएगा आएगा। आंध्र प्रदेश हो गया ना? बालासोर डाल दीजिए, उड़ीसा आं- उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में आ गया ना? उड़ीसा कैसे उड़ीसा आएगा? उड़ीसा सर। बालासोर डाल दीजिए ऊपर, चेंज कर दीजिए। जस्ट इसको एक मिनट जरा एडिट कर लो। सर वहाँ सिटी चेंज हो गई थी, सिंधाई। हाँ जी हाँ जी, कर रहा हूँ। बालासोर। बालासुर। हाँ, BALA SORE। SORE के SURE? SORE। SOR। ठीक है। ओके, आ गया। ओके। चलिए। चलिए, तो ये आपका चार्ट। ठीक है। अगर हमें KP एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि कोई भी जो प्लैनेट है वो अपने रिजल्ट अपनी दशाओं में देता है, पहला। ठीक है। वो अपने रिजल्ट कब देता है? अपनी दशाओं में देता है। ठीक है। और वो अपने रिजल्ट अपने नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से देता है। यानी कि नक्षत्र लॉर्ड क्या हो गया आपका? मैग्नीफाइंग उसके ऊपर। मान लीजिए मैंने एक लाल रंग की एक सफेद रंग की चीज खड़ी हुई रखी हुई है, और ये प्लैनेट है, ये इसको देख रहा है, ये इसको दृष्ट कर रहा है। ठीक है। अब मैंने इसके बीच में एक लाल रंग की फिल्म ले आया, तो क्या ये सफेद रंग की चीज अभी भी आपको सफेद नजर आएगी? नहीं। क्या नजर आएगा आपको? लाल रंग की हो जाएगी ये। तो ये जो चेंज लेकर आया, ये कौन चेंज लेकर आ रहा है यहाँ पर? नक्षत्र। So planet gives results as per its nakshatra, and it is confirmed by the sublord. मान लीजिए आपका कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंसर्न है सर, जिसको आप चाहते हैं कि हम देख के एक बार आपसे पहले कंफर्म करें। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर हम कहें, ये देखिए, अगर हम इनके माइंड की बात करें तो इनका माइंड किन चीजों में लगता है? ठीक है। मून का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है। मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मरकरी है। और अगर मैं बात करूंगा इनके चार्ट में, एक मिनट के लिए, वहीं से, ओके। मून कहाँ बैठा है? मून इज सिटिंग इन, मून इज एन एट साइन एंड प्लेस्ड इन कौन से 12th साइन हाउस। में? सेम साइन में, आठवें साइन में बैठा है। ठीक है। इनका माइंड किसी भी चीज की तह को जाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, शांति से काम करने के लिए जगहें ढूंढता है।
इज दैट राइट? यस सर। ओके। सेकेंडली, यू ऑलवेज गेट, आपका नक्षत्र लॉर्ड, मून का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? स्टार लॉर्ड कौन है? मरकरी। ठीक है, तो मून किसका रिजल्ट देगा? मून पहले इस जगह का रिजल्ट देगा जहां वो खुद बैठा है। तो मून हमें कहाँ के रिजल्ट दे रहा है? मून यहाँ के रिजल्ट दे रहा है। इसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? 5वें स्थान में, सूर्य के साथ बैठा। ठीक है, मरकरी के साइंस कौन कौन से हैं? 3 और 6। ठीक है, मरकरी हमें सूर्य के साथ बैठा है, तो सूर्य की जगह के रिजल्ट भी दे रहा है। मरकरी इस जगह को दृष्ट कर रहा है, यहाँ के रिजल्ट भी दे रहा है। सूर्य भी इस जगह को दृष्ट कर रहा है, यहाँ भी दे रहा है। इसके साइन में वीनस और राहु भी बैठे हैं, और मार्स भी बैठे हैं। यानी कि ये हमें इस जगह का रिजल्ट, इस जगह का रिजल्ट, और इस जगह का रिजल्ट, और इस जगह का रिजल्ट, तो ये इतने एरियाज का रिजल्ट हमें चंद्रमा के थ्रू मिलता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12, 9, 7, 10 और 8 सिग्निफिकेशन लेवल पे। तो कस्प लेवल क्या हुआ? कौन से कस्प में बैठा था? 8 नंबर में बैठा था। 8 नंबर कस्प लॉर्ड किसका है? 8वें नंबर साइन का। इसका रिजल्ट भी दे रहा है। 4 नंबर साइन लिखा है, हमने लिखा था कैंसर साइन किसका मालिक है? का मालिक कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा अपने जिसका जिस साइन का मालिक है उसके रिजल्ट दे रहा है, जहां खुद बैठा है उसके रिजल्ट दे रहा है, जिसके साथ जो उसका नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा है उसके रिजल्ट दे रहा है। तो हमारे को टोटल रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं? 12 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 8 नंबर। तो सबसे पहले उसने दिए कस्प लॉर्ड के, फिर उसने दिए जो उसका जगह उसने पे बैठा हुआ है उसका नक्षत्र लॉर्ड, फिर उसने दिए उसके सब लॉर्ड के। उसका सब लॉर्ड क्या है? जुपिटर। तो जुपिटर के साइन कहाँ कहाँ आ रहे हैं हमारे पास? यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जुपिटर का साइन यहाँ आ रहा है। जुपिटर बैठा कहाँ है? अब जुपिटर जो जुपिटर कौन से हाउस को सिग्निफाई करता है? इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी, सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन से हाउस को सिग्निफाई करता है, तो इनको एग्जैक्टली रिजल्ट कहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और हम कस्पल चार्ट देखते हैं। कस्पल चार्ट, ठीक है, कस्पल चार्ट होता है। अच्छा यहाँ बताइए, चंद्रमा किसी का सब लॉर्ड बन रहा है? चंद्रमा किसी का, यहाँ पे सब लॉर्ड, ये देखिए सब लॉर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे सब लॉर्ड आ रहा है? नहीं। ठीक है, किसी भी हाउस का सब लॉर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो किसी का सब लॉर्ड है। मरकरी किस किस का सब लॉर्ड है? दूसरे घर का, तीसरे घर का। तो क्या आपका माइंड फैमिली, पैसा, कम्युनिकेशन और खुद के स्टेटस को लेके, एफर्ट्स को लेके हमेशा एंगेज रहता है? यस सर। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हर इवेंट को, अभी सिर्फ हमने मून को ढूंढा है, माइंड को ढूंढा है इनके, इनका माइंड कहाँ लग रहा है, इनकी माइंड की अटेंशन कहाँ है। पैसे के रिलेशनशिप को लेके इनका खर्चा ज्यादा होता होगा, जिसकी वजह से इनका माइंड उन खर्चों को कैसे मैनेज करे, बैंक बैलेंस को कैसे चलाए और किस तरीके से बातचीत करें ताकि इनका और इनके कम्युनिकेशन में उतार चढ़ाव और मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण भी बनता होगा। इज दैट राइट? यस। यस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केपी में हर इवेंट, चाहे वो मैरिज हो, ग्रोथ हो, फैमिली हो, जॉब हो, आप हर इवेंट को निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, यस नो, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, एक एक करके बात कर सकते हो। अगर आप किसी को भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो प्लीज मुझसे बात करिए। सर जो समीर जी, आपको डिटेल में जब हम पढ़ोगे कोर्स को तो आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में। अभी आपको एक ओवरव्यू मिला किसी भी चीज को, कोई भी इवेंट को चेक करने के लिए। चलिए हम एक चार्ट और हेलो, देख। हेलो, सॉरी, वो जो आप चार्ट के अंदर वो सेकेंड पार्ट दिखा रहे थे जहाँ पर 10, 7 समथिंग दिखा रहे थे, ये वो देखिए, थोड़ा ये जो सा। है ना, ये हाउसेज है। ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कोई भी हाउस का जो सब लॉर्ड होता है, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, उससे हमारे को रिजल्ट आते हैं। वो ठीक है, आपने कुछ मून क्या दिखा रहे थे, 9, 12, 7, 10, ये 8? देखिए आपका जो ये है मून जो है, ये कौन कौन से घरों को सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफिकेशंस कहाँ से निकल के आए, ये हाउसेस कैसे निकल के आए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, मून देखिए फिर दोबारा आपके सामने करता हूँ।
ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। चंद्रमा अष्टम भाव में चंद्रमा का साइन बैठा है, तो चंद्रमा कौन से साइन, कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करेगा? 8th भाव को। ठीक है। चंद्रमा खुद बैठा कहाँ है? 12वें भाव में बैठा है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी कौन से भाव में बैठा है? 9वें भाव को बैठा है। चंद्रमा का और 7वें और 10वें भाव का मालिक भी है। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो नेट रिजल्ट मून का क्या आया? मून विल गिव रिजल्ट ऑफ हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 10। दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ चंद्रमा। तो इनका कंसर्न किस किस चीज से है? अब 8वां घर हमने क्या पढ़ा था? सडननेस के साथ, अचानक से कोई प्रॉब्लम का आ जाना, एंसेस्टर रिलेटेड प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात होना। 12वां घर अचानक से खर्चों के अंदर इजाफा हो जाना। 9वां घर फादर से रिलेटेड कंसर्न्स या बॉस के साथ खटपट होना, ईगो इशू आ जाना। हाँ, 7वां भाव लाइफ पार्टनर या पब्लिक के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होना। 10वां भाव आपके स्टेटस के अंदर उतार चढ़ाव। नेट रिजल्ट यही है सर आपके माइंड के प्रॉब्लम्स का। यस सर। ठीक है। अब हमें कोई भी इवेंट निकालना हो या किस भी एज में हो, कोई भी प्लेनेट अपना रिजल्ट अपनी दशाओं में ही देगा, ऐसे नहीं देगा। वो कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा इवेंट कब घटेगा? अब ये कोई जन हमसे पूछे शादी होगी या नहीं होगी, तो हमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि प्रॉमिस है शादी का कि नहीं, शादी का प्रॉमिस है या नहीं। अच्छा जी, प्रॉमिस तो मिल गया। मुझे पिज्जा खाना है, तो आपको पिज्जा खाना है कि नहीं? आपको पिज्जा खाना है तो आप कहते हो कि मुझे भूख लगी है, तो आप ये कहते हो मुझे पिज्जा खाना है, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो? पिज्जा वाले को ऑर्डर करते हो। पिज्जा आपको डिलीवर होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? आपके प्लैनेट की दशाएं और उस पे होने वाला ट्रांजिट। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स में। ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इजी वे के अंदर रिजल्ट्स बता देती है कि कोई भी दशा में प्लैनेट अपने रिजल्ट्स कब डिलीवर करेगा और कैसे डिलीवर करेगा। वो डिलीवरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, डिफिकल्टी के साथ होगी या आराम से हो जाएगी, या उसके लिए हमें कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। उन सब को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है। सर ये सॉफ्टवेयर कौन सा था? हाँ जी, ये कौन सा सॉफ्टवेयर से? तो स्टार वन। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, केपी सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिलेशन को लिया, नक्षत्र को लिया। हाँ, हमने जोडियक को डिवाइड कर दिया नक्षत्रास के अंदर, और फर्दर उन स्टार्स को डिवाइड कर दिया 9 भागों के अंदर, जिसको बोला गया सब। उसको 10 विषमांतरी देश दशा के सिस्टम पे ड्यूरेशन के बेसिस पे उनकी ड्यूरेशन प्लस या माइनस हुई। प्लेनेट अपनी दशाएं, प्लेनेट गिव्स इट्स रिजल्ट्स इन इट्स दशा एज पर द नक्षत्र लॉर्ड। तो अपने प्लेनेट के हिसाब से नहीं, उसके नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से वो अपने दशाओं में रिजल्ट देता है। तो प्लेनेट क्या बन गया? प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है सोर्स। शादी होगी या नहीं होगी, ये आपका क्या है? सोर्स। शादी कब होगी ये कौन बताएगा? नक्षत्र लॉर्ड। शादी एक्चुअल में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये फाइनल कंफर्मेशन कौन करेगा? सब लॉर्ड। ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रूलिंग प्लैनेट्स का। ये एक बहुत ही यूनिक और डिवाइन सिस्टम है। इसे देवी शक्ति के साथ कहते हैं कि आपकी इंट्यूशन डेवलप करने के बाद ही आप उस चीज को पा सकते हैं। तो ये एक डिवाइन प्रॉमिस है आपका। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो रूलिंग प्लैनेट्स का है, ये हम अपने कोर्स में डिटेल में समझाएंगे आपको। फिर कृष्णमूर्ति जी ने आपको एक सेट ऑफ सब सिस्टम्स दिया, सब नंबर्स दिया, जिसको अंदर 1 to 249 नंबर्स दे दिए। इसमें प्रश्न के बेसिस पे, सपोज करिए कोई कहता है नहीं मेरे पास एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप हम उसके साथ एक प्रश्न सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि उसका काम
कब होगा, क्या ये क्वेश्चन सही में जेन्युइन भी है या नहीं है, ये भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे तरीके के डिविजनल चार्ट्स को आपको देखना पड़ता है टू रीच अ कंक्लूजन जो एक्यूरेट देता है, मगर हर किसी में वो पेशेंस नहीं है, हर किसी में वो डेलिगेंस नहीं है। इट इज लिटिल डिफिकल्ट देन केपी एस्ट्रोलॉजी। बट ऐसा नहीं है कि मैं एक्यूरेसी कम नहीं कह रहा। आई एम नॉट सेइंग कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट नहीं है। आई एम सेइंग इट हैज सम पैरामीटर्स, जिसके स्टेप्स थोड़े से ज्यादा हैं, थोड़े से और डिटेल्ड हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही केपी निकला है। केपी एस्ट्रोलॉजी इज अ मर्जर ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी और अपराश्री एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। ये हमारी जोडियक बेल्ट है। ठीक है। इसमें कुछ प्लैनेट्स जोडियक के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, कुछ साइंस ऊपर हैं, कुछ साइंस नीचे हैं। ये सूर्य है, सूर्य के अराउंड धरती घूमती रहती है। जब अर्थ हम किसी एक पर्टिकुलर साइन के आगे से गुजरती है, तो वो साइन में बैठा हुआ प्लेनेट उस पर प्रभाव डालता है। दिस इज हाउ। और वो जो जिस नक्षत्र के ऊपर से गुजर रही होगी, तो एक प्लेनेट, एक राशि में कितने नक्षत्र हैं? 3 नक्षत्र हैं, 2.25 नक्षत्र। तो प्लेनेट किसी भी नक्षत्र से गुजर सकता है, किसी भी नक्षत्र के चरण से गुजर सकता है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी ने उसको 9 टाइम्स और आगे डिवाइड करके टू माइक्रो लेवल एक्यूरेट कर दिया। यानी कि आप एग्जैक्ट पीरियड ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे, और इतना इजी वे के अंदर समझ पाएंगे कि आप जो टाइम पीरियड बोलेंगे उस टाइम पे वो घटना घटेगी। ठीक है। तो बेसिक सिस्टम वेस्टर्न और एस्ट्रोलॉजी में क्या है, इसमें जोडियक ट्रॉपिकल लिए जाते हैं, यानी कि ये ट्रॉपिक, ये स्टैटिक नहीं लेते, ये कहते हैं हमारे जो हाउसेज हैं वो भी मूवेबल है, लेकिन हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस जो हैं सिर्फ साइंस मूवेबल हैं और प्लैनेट्स उसमें बैठे हुए मूवेबल हैं, हाउसेज स्टैटिक हैं। असेंडेंट फर्स्ट हाउस के कस्प पे स्टार्ट होता है, वन ऑफ मेनी हाउसेज सिस्टम्स सिलेक्ट दिस। ठीक है। होल साइन सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे हम होल साइन सिस्टम ले रहे हैं। यहाँ पे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जैसे प्लैनेट्स को कंसिडर किया जाता है, जो कि अर्थ से बहुत दूर है। वैदिक के अंदर हम इन्हें कंसिडर नहीं करते। साइन एक्वेरियस यूरेनस से रूल होता है यहाँ पर, पाइसेस नेपच्यून से और स्कॉर्पियो प्लूटो से, जबकि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में एक्वेरियस इज रूल्ड बाय सैटर्न, पाइसेस बाय जुपिटर एंड स्कॉर्पियो बाय मार्स। कंजंक्शन, यहाँ पे अलग अलग एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन हैं, दृष्टियां और युति जिसे बोलते हैं, प्लैनेट का एक दूसरे के साथ बैठना, या एक दूसरे को दृष्ट करना, या एक घर को दृष्ट करना। तो इसके भी अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। तो इनको मर्ज करके एक बेस्ट सिस्टम क्रिएट किया गया केपी का। उसके बाद केपी और पराशरी में क्या फर्क है? केपी में भी 12 हाउसेस, 12 साइंस है, 27 नक्षत्र स्कीम है। यहाँ पे हाउसेस इक्वल लिए गए हैं, यहाँ पे हाउसेस को बराबर नहीं लिया गया। हाउसेस का साइज बड़ा छोटा होता रहता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ प्लैनेट और डिग्री ऑफ द प्लैनेट विच इज एंटरिंग इनटू अ पर्टिकुलर साइन। ठीक है। तो हर हाउस का साइज, कोई हाउस 20 डिग्री का भी हो सकता है, कोई हाउस केपी के अंदर 45 डिग्रीज का भी हो सकता है। ठीक है। तो हाउसेस की डिग्रीज वेरी करती है। यहाँ पे होल हाउस, यहाँ पे एक हाउस को 30 डिग्री का स्टैटिकली मान लिया वैदिक में। केपी के अंदर कस्प ऑफ द हाउस, यानी स्टार्टिंग ऑफ द हाउस से हम साइज ऑफ द हाउस निकालते हैं। यानी कि जब हम 6 डिग्री का देख रहे थे इनका केतु, तो केतु का जो 6 डिग्री था, तो हाउस का साइज क्या हो गया? फर्स्ट हाउस का 24 डिग्री का हो गया। तो बाकी का 6 डिग्री कहाँ गया? वो पीछे के हाउस में गया। ठीक है। तो हाउस का स्पैन कितना हो गया? 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री ऑफ पास्ट। तो वो 30 डिग्री का स्पैन दो जगह में बढ़ गया। इसीलिए केतु जब कस्पल चार्ट में पहुंचा तो वो छठे भाव से पांचवें भाव में चला गया। यहाँ पे ईच साइन देयर ऑफ ऑक्यूपाइज लास्ट एटलीस्ट एक हाउस। यहाँ पे कस्पल चार्ट में कई बार दो हाउसेस भी, एक साइन मिस हो जाता है और वो दो हाउसेस को रूल करता है। एवरी प्लैनेट हैज एट्रीब्यूशंस, इसके भी एट्रीब्यूशंस है। एवरी साइन हैज एट्रीब्यूशन, एवरी साइन के भी एट्रीब्यूशंस है। तो ये इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं केपी और पराशरी में। ये केपी का चार्ट जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, ये उसका एक स्क्रीनशॉट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं अपने मेन कोर्स की। आप अभी तक पहले मुझे ये समझना है आपसे, बिफोर आई गो टू फर्दर, हाउ डिड ऑल ऑफ यू वेंट फाउंड दिस डिटेलिंग जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी?
जो लोग लेट ज्वाइन करे हैं वो बाद में ये रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे डालें हैं, ताकि जिन लोगों ने मिस कर दिया या लेट ज्वाइन किया वो पूरी रिकॉर्डिंग देख सकें हैं। तो आई वांट टू नो, समीर जी, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। है, समीर जी आप अनम्यूट करके एक बार बोल पाएंगे? Sir, it is good since I'm not aware of most of the things. या So I was trying to grasp हाँ as much as possible what you were trying to say. जी And see, unfortunately, we could not see much. If it was been little zoomed up, then you could हाँ have seen the picture more clearly. But it हाँ is good for us to, on the first demo lecture, if you could understand much of the things, it is much better. थैंक यू So सर। I really appreciate your teaching. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स। वेदांशु, would you like to share your views on the presentation and the way it has been discussed with everyone? Nidhi ji, thank you for appreciating. प्लीज शेयर योर व्यूज। आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोग बात करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी एक हो सकता है कोई इम्प्रूवमेंट ही करने को मिले। जैसे समीर जी ने कहा कि थोड़ा जूम अच्छा होता तो अच्छी बात थी, तो डेट इज देयर। नितेश जी, प्लीज वीडियो खोल के बात कर सकते हैं आप लोग? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर हिज व्यूज, हिज पॉइंट ऑफ व्यू? नो इश्यूज निधि जी, यू विल कम टू सी द रिकॉर्डिंग। नहीं, अलका जी, मिहिर कुमार जी, विदांशु, कैन यू अनम्यूट? विदांशु आप अनम्यूट कर सकते हो? जी विदांशु। हाँ, ये समझ में तो आया कुछ कुछ थोड़ा। नहीं समझ में आपका हाउ वाज, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए सबको, ताकि। गुड इवनिंग एवरीवन। जी मैंने निकेत सर के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी उससे थोड़ा डिफर करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको समझने के लिए मैंने ये वेबिनार ज्वाइन किया है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस स्टडीइंग विद और अस? इसके अलावा मैंने सर के साथ और भी आपकी आवाज़ टूट कोर्स रही है, किए हुए हैं। आवाज़ टूट रही है तो विदांशु। आपकी आवाज़ टूट रही है विदांशु। अच्छा, तो मैंने सर के साथ कोर्स किए हुए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है और वैदिक उपाय का कोर्स किया हुआ है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा मतलब पता तो था, थोड़ा डिफर करता है, तो इसलिए मैंने ये वेबिनार ज्वाइन किया हुआ। थैंक यू, वेलकम विदांशु फॉर दिस। चलिए मैं आपको, आई टेक यू टू द फाइनल थिंग सो दैट मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और तो वी विल टीच यू इन दिस थिंग जोडियक सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। जिन्होंने बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके अंदर। और आपको इसके अंदर डिवीजन ऑफ जोडियक साइन क्या होता है, राशि क्लासिफिकेशन, नक्षत्रास, डिवीजन ऑफ नक्षत्रास, इन सब सबकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक सबका स्पेन कैसे निकालते हैं, सबके सब टेबल्स, केपी का टेबल, केपी एग्जाम्पल के चार्ट्स लेंगे, इसके अंदर लाइव चार्ट एनालिसिस करेंगे। आप लोग चार्ट्स लेकर आओगे, एनालिसिस हम लोग करेंगे और आपको आपसे करवाएंगे। इस कोर्स को पढ़ते पढ़ते आपके प्रेडिक्शंस निकलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केपी आपको क्लियर होंगे, एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे, ऑर्ब्स क्या होते हैं क्लियर होंगे, सायान सिस्टम और नारायण सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है, वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है, अयन माशा क्या होता है, सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स क्या होता है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स क्या होता है, प्लैनेट सिग्निफिकेशन ऑफ 12 हाउसेस क्या होंगे, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस क्या होता है। हर हाउस को कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस में ग्रुप किया जाता है जो किसी भी इवेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे
अगर आपको शादी करनी है तो आप शादी के लिए आपको क्या चाहिए बताइए। शादी करने के लिए आपको क्या चाहिए? अरे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मेरे को आप अनम्यूट करके बोलिए। अलका जी, सुमन जी, निधि जी, आप लोग प्लीज वीडियो खोल के बात कर सकते हैं। आई थिंक आई वुड फील अप्रिशिएटेड। इतना सपोर्ट तो आप लोग मुझे दे ही सकते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू से? सर लड़का या लड़की डिपेंडिंग बॉय वी वांट बॉय एंड और गर्ल। गर्ल, सो यू नीड टू पीपल। यानी कि आपको पहला, आपको एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए। लड़का और लड़की को देखने के लिए अगर आप खुद हैं तो आपका ऑपोजिट सेवंथ हाउस वो आपके पार्टनर को दिखा रहा है, तो आपको पहला भाव और सेवंथ भाव चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली। अब आप शादी करेंगे तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा भाव चाहिए। ठीक है। और क्या करेंगे? अपने दोस्तों को बताएंगे तो आपको दोस्त चाहिए। आप एंगेजमेंट भी करेंगे, सीधा शादी तो नहीं करता इंसान, पहले सगाई करता है, एंगेजमेंट करता है। तो कोई एंगेजमेंट के लिए भी हाउस चाहिए होगा। कभी कभी लोग कहते हैं, आपके पास आके सुना सुना होगा आपने कि जी उसकी एंगेजमेंट सेट हो गई मगर बाद में टूट गई, या शादी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि शादी टूट गई। नहीं, तो ये सब चीजें हम करेंगे। करेक्ट। चलिए, तो आपको इस तरीके से हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस को। हारमोनियस और डेट्रीमेंटल, किसी भी इवेंट के को प्रॉमिस करने वाले हाउसेस कौन से होंगे, और किसी इवेंट को निगेट करने वाले, मना करने वाले हाउसेस, यानी कि ये काम नहीं होगा। अगर शादी कराने के लिए सातवां घर है तो शादी को मना करने के लिए भी कोई घर होना चाहिए जो ये कहेगा कि शादी नहीं होगी। ठीक है। हो सकता है एक घर कहे कि शादी नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ दूसरा घर कह रहा हो कि शादी होगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करना है हमें, या कैसे रीड करना है, वो हम सिखाएंगे। इसमें फिर आपको सिग्निफिकेटर्स बताएंगे, किस चीज, किस काम के लिए कौन से सिग्निफिकेटर्स हैं। सिग्निफिकेटर्स का रोल बहुत बड़ा है केपी के अंदर। ठीक है। उसके बाद रूलिंग प्लैनेट्स कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स, कि हमने सिग्निफिकेटर तो निकाल लिए लेकिन फाइनल रिजल्ट देने के लिए कौन कौन से सिग्निफिकेटर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। सिलेक्शंस ऑफ फ्रूटफुल ब्यूटीफुल सिग्निफिकेटर्स, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझेंगे। प्रिडिक्शन थ्रू केपीएस सिस्टम समझेंगे। फिर हम स्पेसिफिक सिग्निफिकेटर्स पढ़ेंगे, एजुकेशन का, प्रोफेशन का, मैरिज का, हेल्थ का, चिल्ड्रन का, मनी का, लीगल केसेस का, फॉरेन ट्रेवल्स का, होम एंड होम इश्यूज का। तो ये मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न जो हमारी लाइफ के रहते हैं, ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें टू दैट एक्सटेंट कि अगर आप कहो कि सर मैं अपना करियर इन एस्ट्रोलॉजी बनाना चाहता हूँ, कि क्या मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, तो वो भी आप समझ पाएंगे। फिर हम ट्रांजिट, फाइनल चीज कब डिलीवर होगी। इवेंट निकल गया, प्रॉमिस निकल गया, सोर्स आपको पता चल गया कि हाँ जी शादी हो रही है, कब होगी, एग्जैक्ट डेट, वो आपको ट्रांजिट कैसे रीड करना। फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, नॉट कंप्लीट बिकॉज बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट सब्जेक्ट है। उसका इंट्रोडक्शन होगा, और लाइव केस स्टडीज और Q&A होगी। व्हाट यू विल गेट फ्रॉम अस इज, इफ यू एनरोल फॉर दिस कोर्स बिफोर 5th of March, तो आपको एक फ्री केपी सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से मिलेगा। Course fee is 14,000. Duration is 2 to 2.5 months. Sessions per week are two. Time is 7:30 p.m. to 9 p.m. Monday and Wednesday. This time is flexible. We can change it to 9 p.m. to 10:30 p.m. also, if most of the people are okay with it. Otherwise, it is going to be 7:30 p.m. to 9 p.m. वो हम फर्स्ट डे सबसे एमिकेबली डिस्कस करके एक टाइम और डेज को प्लस माइनस करके फ्रीज कर लेंगे। अभी के लिए 7:30 p.m. to 9 p.m. मंडे एंड वेडनेसडे। 2 सेशंस पर वीक होंगे, 1.5 घंटे से 2 घंटे का सेशन होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इतना मान के चलिएगा, इतना टाइम आपको एक सेशन में लगेगा। मैंने 1.5 आवर तो लिखा ही है, 15-20 मिनट में फालतू ले ही लेता हूँ। हाँ। और मेरे यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने का समय है, क्लास नंबर ऑफ क्लासेस का समय नहीं है। जब तक मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ये कोर्स बंद नहीं होगा। अगर चाहे 20 क्लासेस बोली थी, 20 की 24 भी हो सकती है, 24 की 27 भी हो सकती है।
दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। अगर मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बोल रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। So with this, I say thank you to all of you for this thing. I would like to take a final review from all of you कि आपको overall how was your experience, how did you felt, और आपको कैसा महसूस, कैसा आपको लग रहा है। Would you like to go ahead with the, how many of you would like to go ahead with the main program? Very thank you. So I would request everybody, most of you to confirm us. हमारी टीम आपसे टच में रहेगी. We are not taking any confirmations right now, but अभी आपके साथ एक कम्युनिटी के अंदर ही कोर्स लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप उस कोर्स लिंक पे जाके ऐप पे जाकर उसको एनरोल कर सकते हैं। सर यू कैन स्टिल एनरोल बिकॉज 2 दिन ही निकालने हैं, तो वो 2 दिन निकल सकते हैं। अगर आपकी एक आधी कोई क्लास मिस भी होगी तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है हमसे। हम रिकॉर्डिंग कोई 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं देते, हम लाइफ टाइम के लिए देते। तो यू विल हैव अ रिकॉर्डिंग एक्सेस इवन आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द कोर्स, बट डोंट मिस द ट्रेन। समटाइम्स सच काइंड ऑफ ऑफर्स डोंट कम। You will, we will give you some notes, not the books. We can suggest you some books which you can buy for yourself as a reference book later on by the end of course. आपको मैं बिलीव करता हूँ जो नोट्स आप अपने हाथ से बनाते हो वो आपके दिमाग में जाते हैं। अगर स्कूल में आपको सिर्फ नोट्स मिलते और खुद हाथ से नहीं लिखना होता तो जो भी आज आप जानते हैं वो आप नहीं जानते। सो मोर यू राइट फ्रॉम योर ओन हैंड्स, एंड प्लानिटरी भी मैं बता देता हूँ, जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो आप अपने मरकरी और जुपिटर दोनों प्लैनेट्स को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं। तो राइटिंग इज अ वेरी गुड स्किल। डेवलप एन हैबिट ऑफ राइटिंग एटलीस्ट अ पेज एवरी डे, चाहे आप ये कोर्स करें या ना करें। ये मैंने आपको एक फ्री में रेमेडी बता दी। इफ यू राइट एवरी डे 1 पेज यू विल improve योर मर्करी। मर्करी इज योर मेमोरी, योर इंटेलेक्ट, योर एनालिसिस। जुपिटर इज योर विजडम, योर नॉलेज, योर ग्रेटर सेल्फ, इज योर धर्मा, इज योर कनेक्शन। ठीक है। मैं आपको, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड आई all those my friends who have missed this session today due to some reason, we will be sharing the YouTube recording of this particular session either by tomorrow or day after, so that most of you can take benefit of it. But ये offer 5th March को खत्म हो जाएगा। Thank you sir. So anybody has any questions? किसी का छोड़ने से पहले कोई क्वेरी है? निधि जी, अलका जी, सुमन जी, नित्या जी, कांतिलाल जी, विरांशु जी। मुझे पूछना था जी। 1 मिनट विरांशु, कांतिलाल जी से, वो बड़े हैं पहले जी, बोले सर। आज आपने जो डेमो बताया केपी सिस्टम का, जी रियली वेरी नाइस। आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में केपी का पूरा इंट्रोडक्शन करा के दे दिया लोगों को कि केपी क्या है, ये बता दी। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं सर, मैं आई वुड से कि कमिंग फ्रॉम सच अ, आपके जैसे सीनियर पर्सन के मुंह से सुनने के लिए, आई रियली बो माई हेड डाउन टू यू। यू आर मच एल्डर टू मी। आई एम एज यंग एज योर सन। आयु, आपसे ये आशीर्वाद मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा लगा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सिस्टमेटिकली बराबर केपी का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन करा के बता दिया। और ऐसा ही चाहिए लोगों को कि केपी क्या है समझ में नहीं आती, इसलिए वैदिक से स्टार्ट करके केपी तक चले आगे, बाद में केपी में क्या क्या है कोई भी चीज, वैशिष्ट, वो मेरा सब सिर्फ बता। एक ही मेरा सिर्फ एक ही मंतव्य था इस डेमोस्ट्रेशन करने का। हाँ, हम आपको डायरेक्ट कोर्स भी पिच करके बेच सकते थे, या हम, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। वी आर नॉट लाइक अ सेल्स पर्सन। हम्म, मेरी जर्नी में मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग फंडामेंटली क्लियर होना चाहते हैं, मैं बिल्कुल इसीलिए ठीक कहता हूँ अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो मेरे पास आइए, है, अगर आपको बिल्कुल ठीक। कोर्स करना है तो आप किसी के हाँ, पास भी चले जाइए। बिल्कुल। कोर्स कराने वाले बहुत घूम रहे हैं। हम्म, 1500 रुपये में भी एस्ट्रोलॉजर खड़ा हो रहा अब है, आपको पता है, और करेक्ट 25,000 रुपये में भी एस्ट्रोलॉजर खड़ा हो रहा है। करेक्ट है, करेक्ट। लेकिन क्लैरिटी के साथ किसी चीज को करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो क्लैरिटी नहीं दी हमने तो फिर एज अ टीचर हम अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो दैट इज माय हम्बली व्हाट आई वांट टू सबमिट, एंड आई रियली थैंक यू फॉर पुटिंग दिस वर्ड्स अक्रॉस।
यू बीन रियली, आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग हैं। मुझे नहीं पता इसका आउटकम क्या आएगा, बट आप सीनियर पर्सन ने कहा, आई एम ब्लेस्ड। नहीं, आपके बहुत स्टूडेंट अच्छी तरह तैयार होंगे जब आप बता रहे इतना दिल से, सब अंतःकरण से सब एक एक चीज खोल कर बता रहे। पक्का स्टूडेंट भी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा केपी राइट में, सर, राइट सर, थैंक मुझे यू, कहना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज आपका, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल शांत चित्त से आपने बताया सब कुछ चीजें। मैं अभी वॉच करता हूँ, बहुत लोगों के सुने हैं, लेकिन आपका पढ़ाना बहुत अलग है सर। इतना मैं कहूंगा और कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अलग है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज कमेंट? थैंक यू कैंथी जी। वेदांशु, यस, बोलो, तुम्हारा कुछ पॉइंट है। हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे अ, वीडियो पॉज। वैदिक में तो हाँ, हाँ जी, वैदिक वैदिक में तो हर एक भाव में वो साइन रहता है। जी, लेकिन जैसे इसमें अभी आपने बताया था कि जी कई बार एक एक ही साइन दो एक भाव एक में रहता है, तो वो एक ही प्लेनेट दो, एक एक साइन, एक ही साइन दो हाउसेस को कवर कर लेता है। कवर कर लेता है, तो उसमें प्रिडिक्शन में वेरी नहीं करता होगा नहीं नहीं वैदिक के नहीं, वो हिसाब उसका पढ़ने का तरीका है, देयर इज अ अप्रोच टू इट। इट से। अच्छा। अगर हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट की एक पद्धति है। अगर आप आधा वैदिक और आधा केपी लगाओगे तो खिचड़ी मचेगी। अगर आप फुल केपी लगाओगे तो करेक्ट, केपी से भी वही रिजल्ट निकल के आएगा जो वैदिक से निकल के आ रहा है, जो बीएनएन से निकल के आ रहा है, जो लाल किताब से निकल के आ रहा है। हर ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? 90% लोग आधा यूट्यूब ज्ञान लिए चल रहे हैं, इसलिए वो नीम हकीम खतराए जा रहे हैं। तब आपने कहीं मेरे को, मैंने यहाँ से ये पकड़ लिया, यहाँ से ये पकड़ लिया, यहाँ से ये पकड़ लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्लियर नहीं है। आज उसको पूछ, किसी को बोलो जी फलानी जगह पे ये बैठा होगा तो ऐसा होगा, क्यों होगा ऐसा? उस क्यों का आंसर नहीं याद है लोगों के पास। मैं वो क्यों आपको क्लियर करूंगा। वो क्यों क्यों क्लियर होगा आपको, तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आप आंख बंद करके प्रिडिक्शन भी दोगे ना, तो भी करेक्ट निकलेगी। ये मेरा वादा है। कोर्स नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको तैयार नहीं कर देता, और टेस्ट भी लूंगा। कम से कम 3 से 4 केस स्टडीज जब तक आपके मुंह से निकलेंगी नहीं, आप जानते हो, आपने मेरे से पढ़ाई करी है, लास्ट के सेशंस जी हमारे सिर्फ केस स्टडीज के रहते हैं, जी। जिसमें हम सिर्फ केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी ही करते हैं, ताकि आपका नजरिया, आपके अंदर जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ना, जैसे आंख बंद करके आपका खाना मुंह में ही जाता है, वैसे ही आप चार्ट देखते ही आपकी नजर उन चीजों को ढूंढेगी जहां से वो चीज आपको निकालनी है। एक भाव से कितने इवेंट्स निकाल सकते हो, उसकी पूरी लिस्ट मिलेगी आपको। जी अगर कोई आदमी कह रहा है जी मुझे ये जानना है कि मैं व्यापार करूं कि जॉब करूं, इसका आंसर मिलेगा। एक आदमी जा रहा है जी मैं, शादी मेरी खराब हो गई, क्या मैं दूसरी शादी करनी चाहिए मुझे या नहीं करनी चाहिए, तो उसका आंसर मिलेगा आपको। आई एम मैरिड फ्रॉम लास्ट 8 years बट आई एम नॉट गेटिंग अ चाइल्ड, वाई आई एम नॉट गेटिंग अ चाइल्ड? चाइल्ड का प्रॉमिस है या नहीं है, या हम अडॉप्ट कर लें? अडॉप्शन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, कभी कभी अडॉप्शन का प्रॉमिस भी नहीं होता। तो वो कौन से प्लैनेट्स हैं वो जो डिलीवरी दे देंगे, कौन से प्लैनेट्स हैं वो डिलीवरी नहीं देंगे, वो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोग्राम से करेंगे। मतलब मेरी यही जिज्ञासा थी, नहीं क्योंकि नहीं, कोई बात वैदिक नहीं, का तो लेकिन मुझे पता बहुत है। वैदिक, बहुत ही एक्यूरेट सवाल था और बहुत अच्छा सवाल था। मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू पिन पॉइंटेड दिस पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे लोग इस ग्रुप में अभी बैठे हुए हैं जिन्होंने वैदिक नहीं पढ़ा। ये एक इतना इजी सिस्टम है, बहुत से लोगों को जिनको डिफिकल्टी होती है प्लैनेट्स की भाषा समझने में, नक्षत्रों की भाषा समझने में, डिविजनल चार्ट्स को रीड करने में, उनके लिए ये एक इजी सिस्टम है। बट इतना इजी भी नहीं है, इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राव साहब कहते हैं जब तक आप 300 400 कुंडली या 100 कुंडली देख नहीं लेते, तब तक अपने आप को एस्ट्रोलॉजर में डिस्कस करो, डिक्लेयर करो। मिनिमम 100 200 कुंडली। उस 100 200 कुंडली पे तो आप बोलो जी अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं केस स्टडी के लिए ले, उस समय फीस लेनी है तो 1 रुपया ले। जिस दिन परफेक्शन आ जाए, फिर फीस वो लो जो जेन्युइन लेनी। जल्दी का काम नहीं है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम। ये रटने का काम ही नहीं है कि आप रट लूंगा जी सूर्य ऐसे करता है।
अगर सबका सूर्य 9वें भाव में बैठा है तो सेम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? नक्षत्र फर्क होगा, डिग्री फर्क होगी, सब लॉर्ड फर्क होगा, आस्पेक्ट्स फर्क देश होंगे, काल पात्र। देश काल का। तो इस तरीके से चीजें समझ में आई। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू वेरी मच। लुक फॉरवर्ड टू हैव यू इन दिस पर्टिकुलर बैच। कोई और सवाल किसी का? फाइनली वी आर कॉलिंग ऑफ। कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मैं उसके सवाल का जवाब दूं? एनीबडी? चलिए, कोई नहीं है तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।